जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वो खुद में लेकर आओ। महात्मा गांधी। नमस्कार दर्शकों। एक साधारण सा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई खत्म करके सूट बूट और हेट कैप के साथ अपने देश लौटता है, भारत। खुद के लिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस देश के लोगों को देखता है और खुद ही खुद शर्माता है। सोचता है ये अंग्रेजों की सूट बूट पहन के देश के लोगों के बीच जाऊं कैसे। गरीब, दरिद्र, अनपढ़, 100 अंधविश्वासों में घिरे लोगों को क्या कहता कि चलो अस्त्र शस्त्र उठाओ, रास्ते पे निकलो, लड़ते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। आज से 100 साल पहले की भारत, 1920-22 का भारत, वो लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता था, संभव ही नहीं था। उसने अपना सूट बूट उतारी, गांव के लोगों के जैसा छोटे कपड़ों में लोगों के बीच गया, देश के आम लोगों के जैसा बन गया, देश में लोगों को इकट्ठा किया। अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पथ पर अंग्रेजों के खिलाफ एक अनोखी लड़ाई लड़ी। ये सोच गांधी को एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बनाया, महात्मा बनाया। आज पूरे विश्व के नक्शे पर इनकी चर्चा होती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मान से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रयोगों को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही दुनिया भर में हाशिए के समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। साथ ही महात्मा गांधी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा आदि को प्रेरित किया तथा लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित किया। गांधी जी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी मां का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने माता पिता के चौथी संतान थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरा कपाड़िया से कर दिया गया। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की और बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। उल्लेखनीय है कि लंदन में उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवद गीता से परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी के अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वकालत की पढ़ाई के बाद जब गांधी भारत वापस लौटे तो उन्हें वकील के रूप में नौकरी प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला, जो एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था, उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। विदित है कि गांधी जी का इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अश्वेत और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और अश्वेत को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहने के बाद वे वर्ष 1915 में वापस भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहने और अंग्रेजों की नस्लवादी नीति के खिलाफ सक्रियता के कारण गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष 1915 में गांधी भारत आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने हेतु देश के गांव-गांव का दौरा किया। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती है। पंचारण और बरदौली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा केवल लोगों के लिए भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु नहीं किए गए थे, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैया का विरोध करने हेतु किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण थे जिनमें गांधी जी ने आत्मबल को सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को युद्ध के नैतिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।
उन्होंने आमजन को यह सिखाया कि सत्याग्रह का प्रयोग समस्या तथा संघर्ष के समाधान हेतु किस प्रकार किया जाता है। गांधी का सत्याग्रह राजनीतिक मुद्दों के निवारण हेतु एक प्रभावी साधन साबित हुआ है। युद्ध और शांति, आतंकवाद, मानवाधिकार, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक अशांति और राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित समकालीन चुनौतियों में से कई को गांधीवादी तरीके से हल किया जा सकता है। अतः 21वीं सदी के लोगों के पास अभी भी गांधीवाद से सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है। गांधी जी एक महान शिक्षाविद थे। उनका मानना था कि किसी देश की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रगति अंततः शिक्षा पर निर्भर करती है। उनकी राय में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्म-मूल्यांकन है। उनके अनुसार छात्र के लिए चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है और यह उचित शिक्षा के अभाव में संभव नहीं है। गांधी जी की शिक्षा अवधारणा को बुनियादी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों की पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को शामिल करने पर बल दिया। गांधी जी ने शिक्षा की अवधारणा के 4 उद्देश्य बताए: अच्छे चरित्र के निर्माण करना, आदर्श नागरिक बनाना, स्वावलंबी बनाना, सर्वांगीण विकास करना। विदित है कि गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और चूंकि उनके पिता दीवान थे, इसलिए उन्हें अन्य धर्म के लोगों से मिलने का भी अवसर मिला। उनके कई ईसाई और मुस्लिम दोस्त थे। साथ ही गांधी जी अपनी युवावस्था में जैन धर्म से भी काफी प्रभावित थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा हेतु जैन धर्म के प्रचलित सिद्धांत अहिंसा से प्रेरणा ली थी। गांधी जी ने भगवान को सत्य के रूप में उल्लेखित किया था। उनका कहना था कि मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ। वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा के कसौटी पर कसकर देखते थे। जो भी उसमें खरा नहीं उतरता वे उसे अस्वीकार कर देते और जो उसमें खरा उतरता वे उसे स्वीकार कर लेते थे। गांधी जी के अनुसार हमने धर्म को केवल खान पान का विषय बनाकर उसकी प्रतिष्ठा को कम कर दी है। वे चाहते थे कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के ग्रंथों और उनके अनुयायियों का भी आदर करें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उनकी अहिंसा की अवधारणा न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहायक हुई, बल्कि इसके माध्यम से विश्व को शोषण और अत्याचार से निपटने के लिए एक और हथियार मिला। हालांकि आज ऐसा समय आ गया है जब अधिकतर लोग गांधी और उनके विचारों की आवश्यकता को ही नकार रहे हैं और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाया जा रहा है। आज गांधी जी को सिर्फ 2 अक्टूबर के ही दिन याद किया जाता है। आज गांधी के विचारों को ताक पर रखकर हिंसा के सहारे तमाम तरह के हितों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि गांधी के विचार ऐसे समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है जब लोग लालच, व्यापक हिंसा के समाधान खोजने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यही वो समय है जब मात्र प्रतिशोध के नाम पर किसी का भी हत्या कर दी जाती है और अपने आलोचकों को दुश्मन से अधिक कुछ नहीं समझा जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के नेतृत्व में दुनिया भर में कई उत्पीड़ित समाजों द्वारा लोगों को जुटाने की गांधीवादी तकनीक को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है, जो कि इस बात का गवाही देता है कि गांधी और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। यदि 21वीं सदी को परिभाषित करने में वैश्विकीकरण, मुक्त बाजारों, निजीकरण और उदारीकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, तो ये भी अनिवार्य है कि हिंसा, उग्रवाद, असमानता, गरीबी और विषमता जैसे शब्दों को अनदेखा न किया जाए। हिंसा, उग्रवाद, असमानता, गरीबी और विषमता आदि की उपस्थिति में भी यदि कोई गांधी और उनके विचारों की प्रासंगिकता का प्रश्न करता है तो शायद गांधी के विचारों को लेकर उस व्यक्ति की समझ में कोई अस्पष्टता है। लोकतंत्र में आलोचना करना सभी का अधिकार होता है, परंतु आलोचना करने से पूर्व यह भी आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ें और तर्क के आधार पर उसकी आलोचना करें। तो यह था गांधीवादी विचारों में से कुछ वैचारिक बातें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।